नमस्कार, अभिवादन। मैं दुर्गेंद्र चौहान। अन्नदाता किसान इस कड़कड़ाती ठंड में सड़क पर पड़े हैं, लेकिन फिर भी अड़े हैं, क्योंकि नोएडा में किसानों को का जो ज़मीन ली गई है, उनकी जो ज़मीन ली गई है बहुत पहले, उसका मुआवजा उन्हें आज तक नहीं मिला। मुआवजा मांगने गए तो लाठी मिली, जेल में डाल दिए गए। अब किसान कह रहे हैं कि जो उनके साथी हैं उनको रिहा करो, मुकदमे वापस लो और जो मुआवजा है उसे दो। इसको लेकर लगातार धरना जारी है। तो दूसरी तरफ पंजाब, हरियाणा और अन्य राज्यों के किसानों की अगुवाई रहनुमाई कर रहे किसान नेता डल्लेवाल अनशन पर हैं। उम्रदराज किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की हुंकार पर हजारों किसान वहां शंभू बॉर्डर पर एकत्र हैं। डल्लेवाल की हालत लगातार चिंताजनक होती जा रही है, लेकिन अभी तक किसानों के पास कोई आधिकारिक व्यक्ति यह तक पूछने नहीं गया कि डल्लेवाल जी मसला क्या है। उनकी सेहत की कोई खैर ख्वाही के लिए तक नहीं गया, कोई खैर ख्वाही नहीं कर रहा है। 3 डिग्री तक ये तापमान देश के कुछ इलाकों में हो गया है। तापमान दिल्ली, उत्तर प्रदेश और तमाम जगह काफ़ी नीचे आ गया है। कड़कड़ाती ठंड है और किसान सड़क पर हैं। तो आज मंथन में बात इसी पर हम करेंगे, किसान अड़े ठंड में पड़े। किसान अड़े, सड़क पर पड़े, ठंड में पड़े। अन्नदाता जो हमारा ये पेट भरते हैं, उदर पूर्ति करते हैं, टीवी चैनल पर बैठकर हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो इन किसानों की वजह से ये हमारे और हमारे देश का भरण पोषण करते हैं। लेकिन हर थोड़े दिन में इन्हें अपने ट्रैक्टर लेकर, अपनी बैलगाड़ियां लेकर, अपने काम काज छोड़कर कभी दिल्ली बॉर्डर पे, कभी शंभू बॉर्डर पे, कभी यूपी बॉर्डर पे, आखिर इस देश के किसानों की समस्याएं हल क्यों नहीं हो रही और उनकी दशा और दिशा कैसे सुधरेगी? क्या जो किसानों के लिए अब तक जो इंतजामात हैं, जो व्यवस्था है, जिसका दम भरा जाता है कि किसानों के लिए ट्रेनिंग, उर्वरक, बीज, किसान सम्मान निधि, क्या ये सब काफ़ी है? और क्या प्रधानमंत्री दिल्ली में बैठकर जो योजनाएं बनाते हैं कृषि और सहकारिता को लेकर, क्या वो योजनाएं नीचे तक जाती हैं? क्या फार्मर प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशंस के जरिए, जिन्हें एफपीओ कहते हैं हम, क्या वो एफपीओ किसानों को कोई फायदा पहुंचा रहे हैं क्या, या बीच में ही इनकी बंदरबाट है? तमाम असरदार लोग, वो किसान भी हो सकते हैं, किसी राजनीतिक दल से जुड़े हुए, तमाम असरदार लोग, नेताओं के रिश्तेदार, विधायकों सांसदों के रिश्तेदार, या छद्म नाम से विधायक सांसदों ने ही, बड़े नेताओं ने ही, मंत्रियों और कृषि विभाग, सहकारिता विभाग के अधिकारियों ने ही किसानों का हक मार दिया है। अब किसानों को पता ही नहीं कि मोदी जी उनके लिए क्या क्या कर रहे हैं दिल्ली में बैठकर, अमित शाह जी उनके लिए कितना बढ़िया काम कर रहे हैं, योगी जी एक पैर पर खड़े होकर किसानों की आय कैसे बढ़ाना चाहते हैं। ये बहुत सारे निर्णय इस देश के शीर्षस्थ नेता जो सत्ता में हैं, वो किसानों के हित में ले रहे हैं। बहुत झुआ भर के योजनाएं आ रही हैं, बहुत सारा पैसा सरकार दे रही है, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसी स्थितियां बन रही हैं। अभी
मैं 2 दिन पहले लखनऊ में था तो किसी ने हमसे कहा कि एक मंत्री जी हैं, उनके लड़के बहू अमेरिका में बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करते थे, बहुत मोटा पैकेज पाते थे, लेकिन मंत्री जी ने उन्हें वापस बुला लिया। कहा कहां पड़े हो इतनी दूर, और अब मंत्री जी ने उन्हें एफपीओ बनवा दिया है। एफपीओ के जरिए अब वो क्या करेंगे, किसानी करेंगे, अच्छी बात है, शुभकामनाएं। अब खैर ये तो सत्ता के गलियारों में सुनी सुनाई है, इसकी पुष्टि हम नहीं करते, लेकिन कहीं ना कहीं ये चर्चा में है चीजें। तो एक रिपोर्ट देख लीजिए। एक और जहां शंभू बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ नोएडा में भी किसान अपनी मांगों को लेकर धरना देने को मजबूर हैं। वहीं शंभू बॉर्डर की अगर बात कर ले तो कई महीनों से सड़कों पर आंदोलन कर रहे किसानों ने आज पंजाब बंद की घोषणा कर दी। सुबह 7 बजे से आंदोलन शुरू हुआ और अगले 10 घंटे तक पंजाब में सड़कों से लेकर रेल मार्ग तक सब ठप पड़ा रहा। किसानों ने दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की तरफ जाने वाले रास्ते भी ब्लॉक कर दिए। किसानों की जिद है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती, वो धरना प्रदर्शन यूं ही करते रहेंगे। एमएसपी से लेकर कर्ज माफी, भूमि अधिग्रहण का मुआवजा देने की मांग पर किसान अभी भी अड़े हुए हैं। शंभू बॉर्डर पर किसानों की मुख्य मांगे आमतौर पर कृषि कानूनों, किसान आंदोलन और उनके अधिकारों से संबंधित होती हैं। शंभू बॉर्डर जो कि हरियाणा और पंजाब की सीमा पर स्थित है, ये वही जगह है जब किसान आंदोलन का सिलसिला 2020-21 में शुरू हुआ था। किसान संगठनों ने इस जगह से ही किसान आंदोलन की शुरुआत की थी। ग्रेटर नोएडा के 0 पॉइंट पर किसानों ने महापंचायत करने का ऐलान कर दिया। गिरफ्तार किए गए किसानों को छोड़ने की मांग समेत अन्य मांगों पर किसान उग्र हैं। सवाल है कि लंबे समय से किसान आंदोलित हैं, सुनने वाला कोई नहीं है। भीषण सर्दी है, इससे बेपरवाह किसान खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। बेतरतीब चल रहे किसानों के आंदोलन पर कब ब्रेक लगेगी, ये सबसे बड़ा और अहम सवाल है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। 2 तस्वीरें दर्शकों की नजर हैं। ये तस्वीरें किसानों को लेकर हैं। नोएडा में प्रदर्शन है और शंभू बॉर्डर पर जो धरना प्रदर्शन चल रहा है। पंजाब के किसानों ने आज पंजाब बंद का, जो शंभू बॉर्डर पर जिनका आंदोलन चल रहा है, उन किसानों ने पंजाब बंद का आह्वान किया था। 10 घंटे तक पंजाब में सारी सेवाएं ठप रहीं। 163 से अधिक ट्रेनों को ठप कर दिया गया। राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद कर दिया गया। चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, तमाम इलाकों की सेवाएं, एक तरीके से जो यातायात व्यवस्थाएं थी, सामान्य व्यवस्थाएं थी, वो पूरी तरह ठप रहीं, बाधित रहीं। किसान कर्ज माफी, एमएसपी जैसे तमाम मुद्दे रख रहे हैं। जगजीत सिंह डल्लेवाल जो किसानों के नेता हैं, बहुत सर्वमान्य नेता हैं, वो लगातार अनशन पर हैं। गांधीवादी तरीके से वो दिल्ली के शंभू बॉर्डर पर अनशन कर रहे हैं। अभी तक दुख की बात यह है कि डल्लेवाल जी से अभी तक किसी ने कोई सार्थक बात नहीं की है। देखना होगा आगे क्या होगा। लेकिन आज मंथन में सवाल इसी बात का हम उठा रहे हैं कि भाई किसान अड़े हैं, लेकिन सड़क पर क्यों पड़े हैं? सड़क पर उनको पड़ने पर किसने मजबूर किया? ये बड़ा बवाल है वास्तव में। और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इस मसले का हल कब होगा? कुछ पॉलिटिकल बयान किसान नेता राकेश टिकैत, हरियाणा सरकार के मंत्री अनिल विज और कुछ अन्य लोग जो किसानों के बारे में अपनी राय रखते हैं, उनको सुनिए। अथॉरिटी बैठ के किसानों से बातचीत करें। देश में सब चीज के रेट बढ़े हैं, जमीन के सर्किल रेट क्यों नहीं बढ़े? क्या किसान की जमीन सस्ते में लूटी जाएगी? ये इशू है और ये आंदोलन पूरे देश भर में चलेंगे। अगर सरकारें नहीं मानेगी तो आंदोलन चलेंगे। अलग अलग जगह के अलग अलग इशू हैं। यहाँ का भूमि अधिग्रहण का है,
तो दूसरी जगह एमएसपी गारंटी कानून का है, फसलों के दाम का सवाल है, कहीं जंगलों का सवाल है, कहीं छात्रों पर लाठीचार्ज हो रहे, कहीं उसके हैं। तो हर जगह कमेटी बनी हुई है। यहाँ पे गौतम बुद्ध नगर में तो इनका इशू जमीन अधिग्रहण के इनके इशू है। इनके सरकार इनसे बातचीत करे, अथॉरिटी बात करे इनसे। क्या पता कितने दिन लोग चला। ਇਹੀ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਅੰਨਦਾਤੇ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਆਪ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਏਸੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਜੋ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਜਗਜੀਤ ਡੱਲੇਵਾਲ ਜੀ ਮਰਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਵਕਤ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜੀ ਬਸ ਬਹੁਤ ਡਾਊਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ 35ਵਾਂ 36ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜੇ ਅੰਨ ਖਾਏ ਨੂੰ 35 ਦਿਨ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਆਪੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦਾਖਲ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਰਹਿਮਦਿਲੀ ਕਰਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ, ਡੱਲੇਵਾਲ ਤੇ ਰਹਿਮਦਿਲੀ ਕਰਦਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਚਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਕਰਾਂ। ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਰਡਰ ਕਰਨਾ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਜਾਈਏ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਭੱਜਣਗੇ, ਜਾਨਾਂ ਆਪਣੀ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਜਾਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਭੱਜ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਐ ਨਹੀਂ ਭੱਜ ਸਕਦੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਵੀ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਘਰਾਟਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ 30 ਤਰੀਕ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਿਰਫ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। देखिए, जो पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार है वो बार बार उच्चतम न्यायालय के आदेशों के बावजूद भी काम नहीं कर रही। डल्लेवाल जी को जो स्वास्थ्य सुविधाएं देनी चाहिए, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उसकी पालना नहीं कर रही है। मुझे लगता है कि ये राजनीतिक कारणों से कोई अनहोनी होने का इंतजार कर रहे हैं, ताकि अनहोनी हो और उसको राजनीतिक मुद्दा बनाया जाए। और ये बहुत गलत है। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों की पंजाब सरकार को पालना करनी चाहिए। अब अनिल भी इसका एक अपना एंगल है। वो कह रहे हैं कि डल्लेवाल जी को पंजाब सरकार स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं दे रही, वो इंतजार कर रही कोई अनहोनी हो और फिर आम आदमी पार्टी की सरकार राजनीति करे, चुनाव में उसका फायदा उठाए। गजब है। अब इनको ऐसा लग गया, आकाशवाणी हो गई अनिल विज को कि भाई वो ऐसा करेंगे। अरे भाई, तत्काल जो कुछ दिक्कत है उसको समझो ना। एक बुजुर्ग किसान कह रहे थे कि दिल्ली की सरकार ने हमें सड़क पर बैठा कर रख दिया है, फसला और नस्ला दोनों ख़त्म करना चाहती है। ये बात क्यों एक किसान को रूंधे गले से कहनी पड़ी, ये अपने आप में पूरे देश को सोचना होगा। मंथन के लिए मेहमान आ चुके हैं। नवनिहाल सिंह भारतीय जनता पार्टी के नेता पंजाब से जुड़े हैं, बहुत स्वागत। प्रधानमंत्री ने जो एमएसपी कमेटी बनाई है उसके सदस्य किसानों के लिए तमाम काम कर रहे देश के जाने माने एडवाइज़र विनोद आनंद साहब हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी बहुत स्वागत। डॉक्टर अपूर्व सिंह को हमने इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया है। डॉक्टर अपूर्व सिंह एडवाइज़र हैं एफपीओ के, राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान उत्तर प्रदेश के, और देश में एक ऐसे इकलौते एक्सपर्ट हैं जिन्होंने एफपीओ में एक्सपर्टीज़ हासिल की हैं। हयात उमर साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत स्वागत है हयात साहब। और पंजाब से एक किसान नेता रुस्तम मेरंडा साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है, बहुत धन्यवाद, आभार है आपका। थोड़ी देर में कुछ और मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे जिनका परिचय हम आपसे कराएंगे। चूँकि अभी जब हम बयानात सुना रहे थे
प्रदर्शनकारियों के, किसान नेताओं, क्योंकि आज पंजाब बंद का आह्वान किया था, ट्रेनें, बस, सारा कुछ बंद करके रखा था किसानों ने। एक किसान बड़े रूंधे गले से कह रहे थे कि फसल और नस्लें दोनों ख़त्म करने की साजिश है। सड़क पर उनको बैठा दिया गया है, दिल्ली की सरकार ने उन्हें इस ठंडी में सड़क पर बैठा दिया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता रुस्तम मोरिंडा से मेरा यही सवाल है कि आप लोग बातचीत में बड़ी अच्छी बातें करते हैं, किसान हित की बातें करते हैं, प्रधानमंत्री जी, सहकारिता मंत्री जी बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं बनाते हैं, लेकिन ये इतने सारे किसान, उत्तर प्रदेश में अलग राग चल रहा है, वहाँ भी ठंडक में टेम्परेचर ऐसा है कि हमें स्टूडियो से बाहर निकलने में ठंडक लग रही है। ये किसान खुले में लेटे हुए पड़े हुए हैं। डल्लेवाल जी का स्वास्थ्य लगातार गिर रहा है, 35 दिन से अधिक का समय हो गया है उनको। कोई खैर ख्वाही क्यों नहीं कर रहा रुस्तम मोरिंडा? क्यों नहीं इनके पास कोई जा रहा सुनने के लिए? ये सारे बेकार लोग हैं। ये अनम्यूट करिए रुस्तम जी। जी, सबसे पहले तो के न्यूज का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि वो किसानों की जो आवाज है हर देश के हर कोने कोने में पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि आपने बोला कि किसान क्यों सड़कों पे लेट रहा है, क्यों सड़कों पे 1 साल से ऊपर पंजाब का शंभू बॉर्डर है और पंजाब का खनौरी बॉर्डर है, वहां पे एक दोबारा सर्दी आ गई, जो किसान है वहीं सड़कों पे लेट रहा है। किसान को अपनी एमएसपी की गारंटी चाहिए, तो सिर्फ किसान की अगर मांग मान ली जाती है तो हमें सरकार से कोई वैर विरोध नहीं है। तो हम तो खुद परेशान है। लोग हमको बोलते हैं कि किसान कब तक रोड पे बैठे रहेंगे, कब तक सर्दियों में बैठे रहेंगे, दोबारा सर्दियां आ गई तो हमारे पास और कोई रास्ता है ही नहीं। अब जो बीजेपी सरकार है वो उनके हाथ में है कि हमारी वो मांगे मानेगी या नहीं मानेगी। अब किसान अगर ट्रैक्टर ट्राली लेके दिल्ली जाते हैं तो बीजेपी सरकार, सेंटर सरकार ये कहती है कि किसान बड़ी बड़ी मशीनें लेके आते हैं, यहाँ पे नुकसान पहुंचाते हैं। अगर किसान 101 बंदे का जत्था पैदल लेके आते हैं, बिना कोई भी ट्रैक्टर ट्राली के आते हैं, पैदल जाते हैं, तब भी सरकार को प्रॉब्लम है। अगर किसान ये चाहता है कि आप जैसे प्रस्ताव दें, हम वैसे भी आने को तैयार हैं, तब भी किसानों पे आंसू गैस के गोले चलाए जाते हैं, गोलियां, रबड़ की गोलियां चलाई जाती हैं, उनको फट्टड़ किया जाता है। हमें ये नहीं समझ आ रही कि हमने दिल्ली पैदल जाना है और हरियाणा सरकार हम पे गोलियां चला रही है जहां पे बीजेपी की सरकार है। तो ये कोई पाकिस्तान का बॉर्डर है? अब चाइना तो हमारे 60 किलोमीटर, कितने किलोमीटर अंदर हमारे आ रहा है, वहां पे तो हमारी देश की सरकार उनके लिए तो कोई प्रबंध नहीं कर रही, पर लेकिन अपने ही देश को, नागरिक को एक स्टेट से दूसरी स्टेट के जाने के लिए गोलियों का सामना करना पड़ता है। नहीं तो आप दिल्ली क्यों आना चाहते हैं मोरिंडा साहब दिल्ली क्यों आना चाहते हैं? अरे भाई वहीं से बैठकर सरकार को कहिए, अपनी बात रखिए, दिल्ली आके क्या होगा? बात सुनिए ना आप। शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर जो पंजाब का है, ये पंजाब के बॉर्डर हैं। यहाँ पे हमें 1 साल से ऊपर हो गया। अब सरकार तो चाहेगी कि हम दिल्ली आए ही ना, तो आप ही बता दीजिए कि हम अपनी मांगे कैसे पूरी करवाएं। चलो ऐसे करते हैं, हम सारे किसान वापस अपने घर को लौट जाते हैं। हमें टाइम बता दीजिए कि सरकार 50 साल तक हमारी मांगे पूरी करेगी, 10 साल तक मांगे पूरी करेगी या 5 मिनट में पूरी करेगी। हमें कोई वैर विरोध थोड़ी है, हमने कोई जिदबाजी थोड़ी पुगानी है, और हमारे पास कोई तरीका ही नहीं है। सरकार को ये तो खुद चाहिए ना कि देश की जनता सड़कों पे बैठी है, वही मोदी सरकार, वही मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी जब पंजाब में आते हैं, अमृतसर साहब में आते हैं, गोल्डन टेम्पल में आते हैं, जब तो वो बोलते हैं कि हमें पंजाबियों से बहुत ज्यादा प्यार है। वही जब पगड़ी बांध के आते हैं तो पंजाब के लिए बहुत अच्छी बातें करते हैं, पर लेकिन यही जब पंजाब के लोग आपके दिल्ली जाना चाहते हैं तो हमारे साथ ये ऐसा क्यों किया जा रहा है? हमारे जगजीत सिंह डल्लेवाल जो किसानी आगू हैं, अब आप इस बात से सोच लीजिए कि कोई किसान कितना मजबूर हो चुका है
कि वो किसान देश का अन्नदाता है। आज 35 दिन के करीब हो चुके हैं, उन्होंने एक अन्न की बुर्की है जो रोटी का निवाला अपने गले से नीचे नहीं उतारा। साइंस भी बताती है कि 21 दिन से अगर कोई व्यक्ति रोटी नहीं खाएगा तो उसके मरने के चांसेस हैं। अब सरकार क्या हमारे किसान नेता की मौत का इंतजार कर रही है? हाँ, वो कह रहे हैं, रुस्तम बरिंडा, मैं रोक रहा हूं आपको, अभी अनिल विज जो मंत्री हैं हरियाणा सरकार के, वो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की जो पंजाब में सरकार है वो चाहती है कि डल्लेवाल साहब को कुछ हो जाए तो उसका राजनीतिक फायदा उठाए। इतना कह के अनिल विज कट लिए किनारे, अपनी जो तीसरी उसको पूरी कर लिए अपने कर्तव्य की। चलो हम मानते हैं कि पंजाब की सरकार चाहती है कि डल्लेवाल को कुछ होए, पंजाब की स्थिति यहाँ पे खराब होए, पर लेकिन आपकी क्या ड्यूटी है? आप सेंटर में बैठे हो, आप ऐसे बयान देते बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। आपको चाहिए कि किसान की जो मांगे हैं उनको सुनिए, उनको अगर टेबल टॉक तो हो ना हमारे साथ। ठीक है, आज मोरिंडा साहब, आज पंजाब बंद आप लोगों ने किया था, पूरा यातायात, ट्रेनें सब कुछ रोक दी थी, ये कहां तक ठीक है? जी, हम तो खुद कह रहे हैं कि हम जब रोड जाम करेंगे आम लोग परेशान होंगे, पर हमारा ये कहना है कि आम लोग, आज देखो हमने पंजाब बंद किया, सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक पंजाब बंद था। अब जिन लोगों ने जाना था वो 1 घंटे में परेशान हो गए, जिन्होंने घूमने भी जाना, घूमने जाने वाले भी परेशान हो गए। अब जो किसान 1 साल से ठंड में बैठा है, धरना प्रदर्शन कर रहा है, अथरू गैस की गोलियां खा रहा है और भूख हड़ताल कर रहा है, अब हमारे लिए भी सोचो कि मैं उन लोगों को ये कहना चाहता हूं कि आज किसान जो जथेबंदियां हैं, जो किसान जथेबंदियां हैं, देश का एक ऐसा फ्रंट है कि जो समय की सरकारी रूलिंग पार्टी है उनके खिलाफ लड़ने का जिगरा रखती है, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएं। अगर आम लोगों ने आज किसानों का साथ नहीं दिया या फिर एंटी पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस और दूसरी पार्टियों ने नहीं दिया, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में डिक्टेटरशिप और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। देश के तानाशाही रवैया, नहीं, आपको चिंता डिक्टेटरशिप से है या किसानों की समस्या है वो नहीं हल हो रही, उसकी चिंता है आपको? डिक्टेटरशिप किससे दिक्कत है कि किसानों की समस्याओं से दिक्कत है आपको? जी, हम चाहते हैं कि किसानों की जो समस्या है वो हल होए। हालांकि बीजेपी सरकार ये खुद मानती है कि किसानों की मांगे बिल्कुल जायज हैं। ये बीजेपी सरकार, मोदी जी, अमित शाह जी, ये सारे मानते हैं। अपनी प्रस्तावना में, इस कार्यक्रम की प्रस्तावना में ही मैंने कहा कि अमित शाह और मोदी इस देश के 2 प्रमुख राजनेता हैं, सत्ता के 2 शीर्ष हैं, और वो किसानों के हित की बात करते हैं, देश में बैठ के योजनाएं बनाते हैं। अब नीचे क्या पहुंच रहा, क्या नहीं पहुंच रहा, उनसे कौन नहीं बात कर रहा, बहुत सारी अलग बातें हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता नवनिहाल सिंह हमारे साथ पंजाब से ही जुड़े हैं। नवनिहाल सिंह, बड़ी महत्वपूर्ण बात अभी कही रुस्तम बरिंडा ने। उन्होंने कहा कि भाई 1 घंटे जब हम ट्रैफिक जाम कर देते हैं तो लोग बिलबिला जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। वो तो 1 साल से सर्दी में पड़े हुए हैं वहाँ, ये भी अपने देश के लोग हैं भाई। वो सही कह रहे हैं कि मोदी जी जब वहाँ जाते हैं तो सिरोपा ग्रहण करते हैं, अपने को सबसे बड़ा हितैषी पंजाबियों सिखों का बताते हैं, होंगे भी, मैं इसमें कोई सवाल नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन फिर जब दिल्ली चले आते हैं तो ये लोग फिर वहीं बॉर्डर पे घिसटते रहते हैं। ये दोहरी बातें, किसानों को अपने देश का ना मानना, ये कहाँ की बात है भाई? नवनिहाल सिंह, अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। नवनिहाल सिंह, आपको सुन नहीं पा रहे हैं हम, ऑडिबल नहीं है आप। 1 मिनट जी, 1 मिनट। हाँ ठीक है, बोलिए बोलिए, हम सुन पा रहे हैं आपको। केटीवी का बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं 4 साहिबजादों के दूती शहादत के लिए भी सत प्रणाम करूंगा पूरे मुल्क को। देखो, ये बैठ के इसका हल हो सकता है। मेरे ख्याल में जो स्टेट गवर्नमेंट है, प्रदेश और देश सरकार है, इनका तालमेल की कमी से ये नौबत आई है मेरे ख्याल में। क्योंकि जिम्मेदारों को, हमारे किसानों को दिल्ली जाने की क्या जरूरत है? स्टेट में अपनी गवर्नमेंट है, स्टेट के बात रखें, वो दिल्ली में बात रखें। जो पुरानी सरकारें थी उनने भी कोई काम नहीं किया। जो पुरानी सरकारों को भी तालमेल की कमी रही है, उसको मैं उनका भी काफ़ी
हो रहा है तालमेल की कमी के कारण। और सबसे बड़ी बात है भी, आज से 1960 की बात करूंगा मैं, जब देश में अनाज की कमी थी। 1960 के बाद हमारी सरकारों ने जिम्मेदारों को प्रोत्साहन किया, और पंजाब का जिम्मेदार तो पूरे हिंदुस्तान में गया है खेती बाड़ी के लिए। वहाँ की सरकारों ने इनवाइट किया है इनको भी आके हमारे यहाँ जंगल तोड़ो। उन्होंने जंगल तोड़े हैं, और पंजाब में भी इन्होंने मशीनरी भी दी है, खाद भी दिया, बहुत काम किया है। उस टाइम अनाज की जरूरत थी। मेरे ख्याल में अब अनाज हमारे को 10 साल में इतना अनाज हो गया था, हम अनाज हमारा सड़ रहा था। देखो, खेत में से हमने अनाज निकाल लिया, गोडाउन में रख लिया, गोडाउन में वो सड़ गया। ठीक है ना, नुकसान किसका हुआ? नुकसान तो देश का हुआ, हमारा नुकसान हुआ। ठीक है ना, मोदी जी का नुकसान नहीं हुआ, हमारे देश का नुकसान, हमारे देश के एक बच्चे बच्चे का नुकसान हुआ। यदि वो अनाज हम स्टोरों में रख के साड़ देते हैं, ठीक है ना, उसको खराब खराब हो गया, वो तो देश का नुकसान है। उसको भी समझना चाहिए हमारे किसान भाइयों को भी, हम उतनी की पैदावार करें, उसकी मॉनिटरिंग करें, ठीक है ना, उतना अनाज करें हम। उसके अलावा हमारा जंगल खत्म हो गए, ठीक है ना, जंगल का हमारा रकबा खत्म हो गया, सारा पोल्यूशन हो गया सारा, उसके लिए भी चाहिए। ठीक है ना, मेरी तो ये है भी तालमेल जरूर बनाया जाए, चाहे किसानों का जो तालमेल की कमी है उससे नौबत आई है, दिल्ली जाने की क्या जरूरत थी? मसले तो पंजाब में बैठ के भी हल हो सकते हैं। है नौनिहाल सिंह जी, उस देश की हाँ जी। राजधानी है दिल्ली, इस देश की राजधानी है, और पंजाबियों को ये हक नहीं है क्या कि वो अपनी देश की राजधानी जाएं और वहां बात कह सकें? भाई, जाओ, ये इस देश में लोकतंत्र है। नहीं, मैं तो ये बोलता ये हूँ, ईदी अमीन का युगांडा नहीं है भाई साहब, ये नहीं, नरेंद्र देखो, मोदी बात का सुनो, भारत है, जब हम किसी लोकतंत्र मेहमान है के यहाँ। घर जाते हैं, देखो जी। बात सुनो मेरी, जी। जब हम किसी के घर जाएंगे, चाहे हमारा घर है दिल्ली, जाएंगे, एक तो होता है हम लड़के जाएं, इस माहौल वो करें, ठीक है ना, एक हम अच्छे माहौल में जाएं, ठीक है ना, तो माहौल तो हासिल भी अच्छा हो ना, आपको बनाना है, बीजेपी को बनाना है, उसकी सरकार को बनाना है। आप भी पंजाब के हैं, आप भी पंजाबी हैं, आप भी किसान होंगे, मैं मुझे यहाँ लगता पे है। ये कहना चाहता हूं, अब तो किसान 101 के जत्थे से पैदल जा रहा है, तो वहां पे अब क्यों गोलियां चलाई जा रही हैं? ये किसान है, देश का अन्नदाता है, कोई आतंकवादी नहीं है, कोई पाकिस्तान बॉर्डर नहीं है, कोई चाइना का बॉर्डर नहीं है, चाइना हमारे देश में घुसता जा रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अभी हम पंजाब की बात करेंगे और किसानों की बात करेंगे। हम ब्रेक पर जाएंगे। किसान अड़े और ठंड में सड़क पर पड़े। एक साल से शंभू बॉर्डर पर किसान लगातार पड़े हुए हैं, उनकी समस्याएं हल नहीं हुई। आज पंजाब बंद का आह्वान किया था, पूरी व्यवस्था छिन्न भिन्न रही। ब्रेक से पहले भारतीय जनता पार्टी पंजाब के नेता नौनिहाल सिंह कह रहे थे, भाई दिल्ली आने की ज़रूरत क्या है, पंजाब सरकार उनकी बात करे और सरकार केंद्र की सुनेगी। मैं भी ये मानता हूँ कि प्रधानमंत्री, सहकारिता मंत्री काम कर रहे हैं इस देश के लिए, लेकिन इनकी कौन सुनेगा, ये बड़ा सवाल है। प्रधानमंत्री ने जो एमएसपी कमेटी बनाई, उसके सदस्य विनोद आनंद हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। कृषि और सहकारिता के जाने माने एक्सपर्ट हैं विनोद आनंद जी। विनोद आनंद की तरफ हम रुख करेंगे। विनोद आनंद जी, ये किसानों की समस्याएं क्यों नहीं हल हो पा रही? बिल्कुल दिल पर हाथ रख के कहिएगा, अंदर की बात बिल्कुल एकदम। यहाँ से देखिए, दिल पे हाथ रख रहा हूँ दुर्गेश जी जी, और आपका धन्यवाद कर रहा हूँ सबसे पहले जी। क्या है कि आपको जैसा लग रहा है दरअसल वैसा है नहीं, इसको पहले समझ लीजिए जी। पिछले 2 वर्षों में किसानों से कई राउंड ऑफ टॉक्स हुए हैं, कई बार बातें हुई हैं। चंडीगढ़ जाके 4-4 मंत्री बात करके आए, सारे पदाधिकारी बात करके आए। हमने तो ये भी कहा कि हम आपका पूरा दाल खरीदेंगे, आप डाइवर्सिफाई कीजिए। और आप बाकी अखबार के माध्यम से हमारे आपके जो दर्शक हैं वो सब जानते हैं इस बात। वहाँ दरअसल जो बैठे हैं उसमें हमारे दल्लेवाल जी, उनको मैं अच्छे से जानता हूँ, हमारे बड़े भाई जैसे हैं।
और रोज सरकार उनसे बात कर रही है। सुप्रीम कोर्ट उनको रोज कह रही है। ये पहली बार हुआ है कि लोगों ने किलाबंदी की हुई है आपस में कि इनको तो मैं मरने ही दूंगा, इनको आप लेके नहीं जा सकते, इनको सरकारी सुविधाएं नहीं दे सकते। और पंजाब सरकार को बार बार कहा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि आप कृपा करें, आप इनको स्वास्थ्य सुविधाएं दें, नहीं इनको हम लेके नहीं जाने देंगे यहां से, मतलब इनको शहीद करके ही छोड़ेंगे। ये कौन सी जिद है, ये मुझे समझ में नहीं आती। रही बात सरकार से बात करने की, तो देखिए ऐसा है कि 2 वर्ष से ज्यादा हो गए, हम तो इंतजार कर रहे हैं संयुक्त किसान मोर्चा के 3 किसानों का, 3 किसान नेताओं का, आते ही नहीं है वो कहते हैं भाई 26 लोग आप लोग हैं। अरे भाई 22 तो उसमें पदाधिकारी हैं, 20-22 उसमें पदाधिकारी हैं, तो किसान तो उसमें मिला जुला के 5-6 ही हैं, और 5 ही हैं उसमें किसान। तो आप आइए, अभी 3 आइए और आपकी संख्या 3 और बढ़ा देते हैं। बातचीत से ही रास्ता सुलझता है। बातचीत करने के लिए इनको दिल्ली क्यों आना है, ये बात मुझे समझ में नहीं आती है। अगर पंजाब की समस्या है तो उसका समाधान पंजाब में होगा, कौन से भारत। और दरअसल पंजाबी किसान क्या होता है ये मुझे अभी भी समझ में नहीं आता। मैं बिहारी किसान हूं क्या? मैं किसान हूं। किसान की कोई जाति नहीं होती, किसान का कोई धर्म नहीं होता, किसान का कोई राज्य नहीं होता। किसान एक राज्य में उत्पादित करता है, पूरी दुनिया में लोग खाते हैं। मुझे लगता है विनोद जी, कभी इन किसानों ने नहीं कहा होगा कि हम पंजाबी किसान हैं। मैंने तो नहीं सुना, आपने सुना हो तो पता नहीं। इन्होंने नहीं कहा कभी कि मैं पंजाबी किसान हूं, इन्होंने कहा मैं किसान हूं। हमारे विनोद जी बीजेपी नहीं, बोलने दीजिए, मैं आपको मौका दूंगा। बोलिए विनोद जी। जरा मेरी बात सुन तो लीजिए महोदय। भाई साहब मेरी बात सुन लीजिए। रुस्तम जी सुनिए, रुस्तम जी कि जो पंजाब में किसान के खेत में उगता है वो दुबई भी जाता है और अमेरिका भी जाता है। जो बासमती चावल उगाते हैं, अगर 100 रुपया एक्सपोर्ट करते हैं तो 80 रुपया बासमती पूसा 1121 एक्सपोर्ट होता है। एक एक दाना कनक चूना का खरीदा जाता है पंजाब में और हरियाणा में। तो ये बातें आप देख करके कह के कि और लोगों को बरगलाते हैं, वो गलत करते हैं। रही बात एमएसपी का मुद्दा, हम तैयार हैं आपको एमएसपी देने के लिए। हमने कब कहा आपको एमएसपी नहीं दे रहे? और पंजाब और हरियाणा के कौन से किसानों को एमएसपी नहीं मिल रही है? एक एक दाना कनक चन्नों की खरीदारी होती है, जो उगाते हैं उसकी खरीदारी होती है। अब ये एक जिद है कि आपको राजनीति करनी है, आपको दिल्ली में सरकार बनानी है और पंजाब से आपको दिल्ली का पैसे चाहिए। अभी दिल्ली में चुनाव है, जैसे ही चुनाव खत्म होगा आप उठ के बैठ जाइएगा। आपने सारी कोशिशें कर ली कि दिल्ली में सरकार गिर जाए, फिर भी देखिए 240 सीटें आ गई। आपने कोशिश की हरियाणा महाराष्ट्र में सरकार गिर जाए, दोनों जगह सरकारें आ गई। तो थोड़ा अपने अंदर झांकिए, किसानों के नाम पे बिल मत फाड़िए, राजनीति मत कीजिए। किसानों से लगातार बातें हो रही है और पिछले आपको मैं बता दूं कि 4 महीने में 10,000 से ज्यादा पैक्स बन चुके हैं। आप जरा खंगाल लीजिए पहले कि सहकारिता के क्षेत्र में और कृषि के क्षेत्र में क्या हो रहा है, और उसके बाद देखिए 1,09,000 करोड़ रुपए का तो सिर्फ बायोएथेनॉल खरीद करके और वापस किसानों को डीबीटी किया गया है। आज तक के इतिहास में, मैं सिर्फ इसलिए आपको नहीं बता रहा हूं कि मैं कमेटी का सदस्य हूं। कमेटी का सदस्य मैं कैसे बना हूं पूरा देश जानता है। बॉर्डर पे जितने लोग बैठे हैं सभी लोग जानते हैं कि मैं कमेटी में किस प्रकार से सदस्य बना। मैं भी आंदोलन करके और संघर्ष के रास्ते आकर के कमेटी में सदस्य बन के बैठा हुआ हूं। कोई ब्यूरोक्रेसी या ब्यूरोक्रेट या कहीं और पढ़ लिख करके नहीं आया हूं। मैं भी लाठियां खा करके और आंदोलन करके ही कमेटी में आया हूं। इसलिए अभी जो सरकार कर रही है, दाल का उत्पादन से लेके दाल की खरीदारी से लेकर के और तमाम कई चीजें, कई ऐसे स्टेप्स हैं, वो आप सबको मालूम है। आप उस पर बात नहीं करना चाहते, आपको राजनीति करनी है, कीजिए राजनीति कीजिए, चुनाव लड़िए। आप किससे पैसे चाहते हैं, कहां जाना चाहते हैं आप? और दिल्ली से सारे लोग जब पिछले अभी फरवरी मार्च में 4-4 दिन 5-5 दिन आके बैठे, बातचीत ही नहीं करनी है। आपको मैं भी आश्वस्त करता हूं, मैं एमएसपी कमेटी का सदस्य हूं, आप आइए बातचीत कीजिए। आप 3 संयुक्त किसान मोर्चा का हमारा स्थान खाली रहता है। 3 तारीख को बैठक है, 6 तारीख को बैठख है, 7 तारीख को बैठक है, 8 तारीख को बैठक है। नहीं, मैं आऊंगा, मैं आ रहा हूं, मैं हाथ उमर आ रहा हूं, उनको कंप्लीट कर दिए। जो भी नॉमिनेट होकर किसान लोग आएंगे, कमेटी बनी हुई है, प्रधानमंत्री जी ने कमेटी बनाई है आंदोलन करने के बाद। आपको समझा नहीं पाए ऐसा उन्होंने कहते हुए, और उसके बाद भी अगर आप नहीं आना चाहते, आप अगर आतंक मचाना चाहते हैं, आप अगर विदेशी शक्तियों के साथ देना चाहते हैं, तो देश आपको जवाब देना जानता है, सरकारें जवाब देना आपको जानती है, विनोद जी, और देश का किसान भी आपको जवाब दे रहा है। ठीक है विनोद जी, हरियाणा और महाराष्ट्र में जवाब दे चुका है। ठीक है विनोद जी, ठीक है। अब जरा रुस्तम से एक छोटा सा रिएक्शन ले, फिर मैं आऊंगा। मैं आपको मैं आ रहा हूँ, हैत साहब आ रहा हूँ आपके पास। रुस्तम, इनका सवाल है एक मेरे लिए। नहीं, मैं अभी आऊंगा आपके पास, आपको पूरा मौका दूंगा। 24 महीने से एमएसपी कमेटी बनी हुई है, 2 साल से। ये अपनी रिपोर्ट कब देगी? आपको बता के थोड़ी देंगे।
कब देंगे? रिपोर्ट तो काम चल रहा है, काम हो रहा है, कितने दिन चलेगा काम? चल रही है। कितने दिन चलेगा? बिल्कुल जितने दिन, कोई जब कोई तक लिमिट होती है? लिमिट है, उसकी क्या लिमिट लिमिट है है? बातचीत। 2 साल में देंगे, 3 साल में देंगे, 5 साल में देंगे, 10 साल में देंगे? आप आइए, आपको मैं सारी एमएसपी कमेटी की सारी, कब कानून बनेगा? कब आपको कानून मैं बनेगा क्यों MSP? बताऊं हयात साहब की कानून नहीं बनानी है हमें, एमएसपी कानून की गारंटी नहीं देनी है। बस ये सारा मुद्दा अब आपके मैं सामने सीधा आ सीधा गया। बता रहा हूं, हमारे किसी भी नेता ने, हमारे किसी भी लोगों ने, आपके लिए ब्रेकिंग न्यूज है, हमने कभी भी कानूनी गारंटी की बात नहीं की है। बीड़ी पीना, सिगरेट सारी पीना बात पब्लिक यही है कि प्लेसेस पे एमएसपी जुर्म की है। कानूनी, क्या बीड़ी सिगरेट नहीं पी सारी बात जाती? यही है, किसान कानूनी गारंटी मांग रहे हैं। कौन से और किसान कानूनी सरकार गारंटी मांग रहे हैं गारंटी देने साहब? को राजी कौन से नहीं है। किसान कानूनी गारंटी ठीक है, मांग रहे ठीक है साहब, मैं आ रहा कौन से किसान मांग हूँ, रहे मैं हैं? आ रहा हूँ, मैं आपस में डिबेट मत करिए, मैं आ रहा हूँ। आप शुरुआत कर रहे हैं, आप नैरेटिव बना रहे हैं। कोई मैं आ किसान रहा हूँ, कानूनी मैं आ रहा गारंटी नहीं चाह रहा है, हूँ, चाहता मैं है। आ रहा हूँ। आपके ठीक है कहने से थोड़ी होता है। विनोद जी क्रोधित मत होइए, ठीक है। बहुत सारे किसान कहते हैं कि हमें एमएसपी अरे चाहिए, किसान की कानूनी आवाज़ गारंटी दुर्गेश जी, चाहिए। बड़ी तेजी बहुत रखती सारे है। किसान कहते हैं इस बात को भाई, अब ऐसा थोड़ी है। रुस्तम मोरिंडा ये कह रहे हैं कि भाई आप जाइए, आप क्यों नहीं जा रहे हैं? आप क्यों हट किए पड़े हैं भाई? आप पॉलिटिक्स क्यों कर रहे हैं? आप जाइए, विनोद आनंद बाहें फैलाए बैठे हैं, आपकी समस्या हल कर देंगे। हैं कि विनोद जी हमें प्रस्ताव दे, बताइए कहाँ आए हम, अपनी किसान जथेबंदियों को सुबह ही बताएं, हम आते हैं। आप हमारे शंभू या खनौरी बॉर्डर पे आए, आप हमसे बात कीजिए आके। मैं आ चुका हूं वहां रुस्तम जी, आपको मालूम नहीं है। वहां के जो नेता गण हैं उनसे मेरे बारे में पूछिएगा, आपको बताएंगे। जी जी, हम वहां आ चुके हैं, हम वहां जाते हैं और उनसे बात नहीं, वो करते पूछ हैं। रहे हैं कब आए, कहाँ आए, ये बताइए विनोद जी। अगर आप जाके आए हुए हैं तो फिर आप राजनीति कर रहे हैं, इसका मतलब आप किसानों राजनीति आप कर रहे हैं। आप दल्लेवाल जी के स्वास्थ्य से राजनीति कर रहे हैं, आप उनके सुपुत्र गुरु बख्श सिंह से राजनीति कर रहे हैं, और आप पूरे पंजाब से राजनीति कर रहे हैं। पंजाब के जो 2 करोड़ किसान हैं उनके साथ आप राजनीति कर रहे हैं। आप उसका समाधान नहीं करना चाहते। ठीक है, उनको जवाब देने दीजिए, उठा के रखना चाहते हैं, उसको जवाब देने दीजिए। आप कर रहे हैं। ठीक है विनोद जी, 2 वर्षों से विनोद जी प्लीज, नो, किसान मोर्चा दल्लेवाल जी के साथ बनाई है, और इसलिए मैं जानता हूं वहां कौन लोग बैठे हैं। विनोद जी, और कौन सी राजनीति आप करना चाह रहे हैं, किसके लिए राजनीति? विनोद जी आप एक्सपर्ट हैं, आप एक्सपर्ट की तरह बात करिए। ठीक है, किसान कर रहे हैं, ठीक है। किसान की लड़ाई है जो एक्सपर्ट तो मैं पढ़ लिख गया, दुर्गेश जी तो पढ़ा, उसमें दिक्कत क्या है? मैं एक्सपर्ट हूं, मैं जानता हूं, मैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय चीजों का विषय का ज्ञान मुझे है। नहीं, अच्छी बात है ना, मैंने तो इसीलिए तो मैंने कहा कि आप एक्सपर्ट वाली बात करिए। ठीक है, पॉलिटिकल लोग अपनी बातें करते रहेंगे, ठीक है। अब मुझे थोड़ा सा इस चर्चा को दूसरी तरफ ले जाना होगा। डॉक्टर अपूर्व सिंह है, एडवाइजर हमारे साथ जुड़े हैं, राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान उत्तर प्रदेश के। डॉक्टर अपूर्व सिंह, अभी बहुत सारी बातें विनोद आनंद जी ने कही। विनोद आनंद जी एक एमएसपी कमेटी में हैं, किसानों का आंदोलन करके हैं, जैसा कि उन्होंने बताया। वो कह रहे हैं कि भाई ये सब बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, बहुत सारे एफपीओ के माध्यम से, और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई हैं। वस्तु स्थिति एक एक्सपर्ट के रूप में आप क्या देखते हैं ज़मीन पर? योजनाएं तो बड़ी अच्छी हैं, बहुत, जब कभी कभी आपसे चर्चा होती है तो आप ऐसी योजनाएं हमें बताते हैं कि लगता है कि हाँ क्या बात है दुर्गेंद्र चौहान, आप तो बिल्कुल अद्भुत हो जाएंगे। आप भी छोटे किसान हैं, 4-5 एकड़ के, मैं प्रसन्न हो जाता हूं कि तुरंत ये सब छोड़ छाड़ के सीधे चलो गांव की ओर। लेकिन जब मैं ट्यूबवेल लगवाने के लिए कहता हूं जेई से, तो वो कहता है भाई साहब हमें बिल्कुल 4-5 बार जब चक्कर घुमाता है तो फिर लगता है यही काम ठीक है, रुको भाई थम्बो जरा। अब अपने दम नहीं है कि पता चला हम शंभू बॉर्डर पे 1 साल तक तो नहीं पड़े रह सकते कम से कम। तो ये मैं जानना चाहता हूं कि जो चीज़ें हो रही हैं ऊपर, वो इतनी बुरी तो नहीं कि इनका आंदोलन, इनके लिए आंदोलन किया जाए उनके खिलाफ, लेकिन मैं ये भी जानना चाहता हूं कि हकीकत क्या है। जैसे मैंने अभी जिक्र किया, मैंने नाम नहीं खोला उन मंत्री जी का, मुझे पता है उन मंत्री जी का नाम, कि उन्होंने अपने बेटे बहू को बुला लिया है वापस कि आओ भैया एफपीओ बनाओ, नौकरी छुड़वा दी है। अपूर्व सिंह जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद सर जी कि आपने बोलने का मौका दिया। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें, जो आपके सामने भी उदाहरण है, चाहे विनोद जी हो, चाहे हमारे पंजाब से किसान भाई हो, आपके बीच में अगर आप सबसे बड़ा गैप जो देखेंगे वो कम्युनिकेशन गैप आ रहा है। आपस में बातचीत का एक अभाव आ रहा है, वो चाहे विनोद जी की तरफ से रहा हो, चाहे हमारे किसान साथियों की तरफ से रहा हो। इसी तरीके का अभाव हमारी योजनाओं में भी आ रहा है। जैसे भारत सरकार ने 2020 में एक योजना लेके आई, सेंट्रल सेक्टर स्कीम 10,000 एफपीओ। उसके अंतर्गत पूरे भारत में 10,000 एफपीओ बनाने का टारगेट रखा गया, लक्ष्य रखा गया, जिसमें 8,875 एफपीओ का गठन एवं पंजीकरण आज की डेट तक हो चुका है। अगर करंट डेटा की हम बात करें तो ये आपका जो है
जून 30/6/2024 का डेटा कहता है। इसके अंतर्गत लगभग लगभग 19,68,868 किसान जुड़ चुके हैं, जो ये आपके 8,875 एफपीओ बनाए गए हैं। परंतु होता क्या है कि जो हमारा कॉन्सेप्ट था एफपीओ लाने का, या भारत सरकार का कॉन्सेप्ट था एफपीओ बनाने का, कि उससे हम 2022 तक अपना एक्सपोर्ट दुगना कर देंगे, 2024 तक हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे, कहीं तो गैप रह गया। वो गैप कहीं तो रह गया कि हम 10,000 की संख्या को नहीं पा पाए, पहली बात। दूसरी, जैसे मैं उत्तर प्रदेश का उदाहरण दूं, अभी एक आत्मनिर्भर कृषक योजना चल रही है, आपसे जैसे बात हुई थी मेरी। इसके अंतर्गत 1475 एफपीओ का लक्ष्य रखा गया, किसान उत्पादक संगठनों का लक्ष्य रखा गया, जो कि 2 साल पहले ही निर्धारित कर दिया गया था, और आज की डेट तक केवल 276 एफपीओ का ही पंजीकरण हो पाया है, 625 अभी प्रक्रियारत है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि भारत सरकार और राज्य सरकार प्रयास तो कर रही है, लेकिन वो जमीनी हकीकत उसको नहीं मिल पा रहा है। उसके कई कारण हो सकते हैं, उसके राजनीतिक भी हो सकते हैं, उसके आपके विभागीय भी हो सकते हैं। परंतु अभी जो आज की डेट में प्रयास लग रहा है कि हाँ, सरकार प्रयास तो कर रही है, परंतु हमारे किसान भाइयों तक वो नहीं पहुंच पा रहा है। क्योंकि आप अगर उत्पादन में भी बात करेंगे एफपीओ के माध्यम से, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, उत्तर प्रदेश का मैं आपको उदाहरण देता हूं। 583 एफएमबी फार्म मशीनरी बैंक किसान, जो आपके किसान उत्पादक संगठन है, उनको बांटे गए। इसकी खासियत यह है कि 15 लाख रुपए में 12 लाख रुपए का अनुदान राज्य सरकार उनको दे रही है, कृषि विभाग उनको दे रहा है। और इस 12 लाख में उनको ट्रैक्टर और क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट, जो आपका खरपतवार बच जाता है, जो जलाने की पराली की समस्या आ रही है, उससे निपटने के लिए उनको अनुदान दिया जा रहा है। लेकिन होता क्या है कि ये असली किसानों तक नहीं पहुंच पा रहा। जी जी, बड़ी बात यही है, क्योंकि मेरा फोकस यही है कि असली किसानों तक नहीं पहुंच पाता है। मेन बात यही है कि ये असली किसानों तक नहीं पहुंच पाता। ये बीच में जो बड़े काश्तकार हैं या मिडिलमैन जिन्हें हम कहते हैं, वो इसका पूरा फायदा उन्हीं को जा रहा है। इन्फ्लुएंसर अब वो हैं, रूपांतरित पॉलिटिकल किसान लोग हैं, मंत्रियों जी। के चिंटू पिंटू हैं, ये कहिए जी। नहीं, वो बात आप खुलकर कह सकते हैं। जी जी। ये एक्चुअल में असली किसान जो है वो इसका लाभ नहीं दे पा रहा है। जैसे एक योजना अभी आई थी पीएमएफएमई, प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस। उसके अंतर्गत अगर 24-25 का भी इस साल का हम डेटा उठाते हैं, तो कुल जो पंजीकरण हुए हैं, जिसमें कहा गया कि छोटे छोटे जो प्रसंस्करण इकाई है, मान लीजिए कोई किसान है, अभी एक जैसे मुद्दा उठ रहा है, जिनके पास खेती नहीं है, उनके बच्चों को रोजगार का एक जो है अवसर प्रदान किया जाए, उसकी गारंटी दी जाए कि उनको रोजगार दिया जाएगा। तो उसी के लिए सरकार ने एक योजना चलाई पीएमएफ में, जिसमें छोटे खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को स्थापित किया जा सकता है। और इसमें आपका 35% तक भारत सरकार अनुदान दे रही है। लेकिन इसकी भी आप खासियत सुनिएगा, कुल पंजीकरण होते हैं आपके 57,321, जिसमें आपके 90,000 फाइलें बैंक तक जाती हैं। और जो आपका सैंक्शन होता है केवल 28,084। और 28,084 में भी डिसबर्समेंट जो बैंक करता है वो 25,478। मतलब लोन 25,475 लोगों को ही मिलता है जी। 57,000 लोगों ने, 97,000 लोगों ने आवेदन किया, जिसमें केवल लाभ मिल पाया 25,478 को। ये आपका डेटा कह रहा है पीएमएफएमई का। अब यहाँ पे क्या समस्या है, यहाँ पे हमारे किसान भाई क्या समस्या फेस करते हैं? जैसे वो कहते हैं कर्ज माफ कर दीजिए, हमारा जो है सेटलमेंट कर दीजिए। अगर किसी किसान भाई ने 1 रुपए का भी सेटलमेंट बैंक से किया होगा, तो उसको पीएमएफएमई का लाभ नहीं मिल पाएगा। तो ये जो कर्ज माफी वाला कॉन्सेप्ट चला है, वो ज्यादा हितकर नहीं है किसानों के लिए, लेकिन वो उनके दिमाग में बैठा दिया गया है कि आपको कर्ज माफी मिल जाएगी, आपको ये सरकार कर देगी। जैसे एमएसपी की बात हुई, कोई भी गवर्नमेंट 10% से 10% तो बहुत ज्यादा कह दिया, उससे ऊपर एमएसपी की गारंटी नहीं दे सकती, खरीद नहीं कर सकती, क्योंकि उसके लिए हमें कई पैसों की जरूरत पड़ेगी, और वो पैसे हमारे देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर कर देंगे अगर वो सारा पैसा हमने उठा करके एमएसपी खरीद पे सब पे डाल दिया। अब कुल 46 कमोडिटियां हैं जिन पे एमएसपी नहीं है, सब्जी वगैरह से सारा मिला लीजिए आप, जिसमें आपकी सब्जियां शामिल है। और अगर हम गल्ले की भी बात नहीं करते, दुग्ध व्यवसाय पे भी जाते हैं, तो वो भी तो एमएसपी पे नहीं है, लेकिन वहां का किसान नहीं आता। और सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ ऐसे राज्य हैं जो उत्पादन में तो 30 से 35% हैं,
लेकिन सबसे ज्यादा लेवी का फायदा वही ले रहे हैं। 86 से 87% जा करके लेवी का फायदा, एमएसपी का फायदा वही लेते हैं, और बाद में वही आवाज उठाते हैं कि जो है, मैं किसी पे तंज नहीं कस रहा हूं, किसी के बारे में नहीं बोल रहा हूं, सिर्फ एक अपना मत रख रहा हूं, कि वो बाद में कहते हैं कि हमें एमएसपी का फायदा नहीं मिल पा रहा है, एमएसपी की गारंटी नहीं मिल पा रही है। क्योंकि अगर स्वामीनाथन फैक्ट की आप बात करते हैं तो कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, ये हमारा एमएसपी तय करता है। और स्वामीनाथन पे अगर आप जाएंगे तो उनका जो 3 पैरामीटर है, A2 प्लस F2 और C2, इस पे अगर आप जाएंगे तो एमएसपी वही हमारे किसान भाई मांग कर रहे हैं, कि जो किसान नेता मांग कर रहे हैं कि हमें उस पे एमएसपी मिल जाए, तो वो कहीं तक संभव नहीं है। और दूसरा, जिन कमोडिटियों पे एमएसपी नहीं है वो ऑलरेडी काम तो कर रही हैं, वो भी तो मार्केट में बिक रही हैं। ठीक बात है, ठीक बात। मैं इसी मोड पर इसे हयात उमर के पास ले जाऊंगा। और हयात उमर, बहुत बढ़िया बात कही कि जो एमएसपी की मांग को हवा देने वाले लोग वो भी राजनीति कर रहे हैं। इसमें तो ये कुल मिला के निकल रहा है कि भाई दुर्गेन जी 1.5 साल तक किसान बॉर्डर पर बैठे रहे जी, किसान कानूनों के विरोध में जी, 3 कृषि कानूनों के विरोध में जी, और उन किसानों कानूनों को वापस लेने के साथ साथ उनकी एक मांग थी एमएसपी को कानूनी जामा पहनाया जाए जी। ये हमारे किसान नेता बैठे हुए इनकार कर देंगे कि किसान की डिमांड नहीं है। ठीक, इसके बाद प्रधानमंत्री ने स्वयं टीवी पर आकर के, राष्ट्रीय मीडिया में आकर के तीनों कृषि कानूनों की वापसी की घोषणा की और एमएसपी पर कमेटी बनाई। अगर एमएसपी को कानूनी जामा नहीं देना है, C+2 नहीं देना है, तो कमेटी किसके लिए है? कमेटी क्या कर रही है? ठीक बात। कमेटी बनाई इसीलिए गई थी कि किसको, एमएसपी को कानूनी जामा देने के लिए क्या प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाई जाए। 2 साल हो गए कमेटी को बने हुए, अभी कमेटी की रिपोर्ट कहां है विनोद आनंद जी भी नहीं बता पा सकते हैं, कोई नहीं बता पाएगा। उसको कमेटी को रिपोर्ट देनी है भी कि नहीं देनी है, कितना और आगे टालेगी। दरअसल विनोद जी की बात में ही सारी बात छिपी हुई है। विनोद जी ने फाइनली कह दिया कि पहली बात तो यह है कि, और जैसा कि हमारे डॉक्टर अपूर्व सिंह ने कहा कि एक तो C+2 पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। दूसरी बात उन्होंने कह दी एमएसपी को कानूनी गारंटी नहीं दी जा सकती। 2 चीजें फाइनल होगी, फिर आंदोलन काहे का? किसान यही आंदोलन कर रहे हैं, एक बात। दूसरी बात यह है कि जो विनोद आनंद जी ने कहा, देश में अब हर बात इससे तय होने लगी है कि वोट किधर जाएगा। किसान वोटर नहीं रह गया है। अभी विनोद आनंद जी ने कहा हमको अभी हमको हरियाणा में वोट मिला, सरकार बन गई, महाराष्ट्र में वोट मिला, सरकार बन गई, यानी अब सिर्फ पंजाब का किसान ही आंदोलन कर रहा है। तो किसान भाइयों को हमारे मुख्यमंत्री, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के अब जो ब्रह्म वाक्य है उस पर बात करना चाहिए। भैया बटोगे तो कटोगे, पंजाब के किसानों में बटोगे, महाराष्ट्र के किसानों में बटोगे, हरियाणा के किसानों में बटोगे, सिख किसानों में बटोगे, जाट किसानों में बटोगे, तो भैया कटोगे। क्योंकि पंजाब में किसान आंदोलन करेगा, बंगाल का किसान बैठा रहेगा, बिहार के किसान बैठा रहेगा, महाराष्ट्र का किसान वोट दे देगा। तो भैया तुम्हारी सुनवाई ऐसे ही होगी, तुम ठंड में बैठोगे, बारिश में बैठोगे, गर्मी में बैठोगे, और जो 100, 200, 500 मुट्ठी भर लोग अगर बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि भैया डल्लेवाल जी की सुन लो, उनकी सेहत बना लो, तो राजनीति करिए आप। सीधी सी बात है। सरकार को किसानों पर जब अभी उन्होंने कह दिया कि वो लोग जो बैठे हुए हैं वो विदेशी शक्तियों के हाथ में है या किसी उससे आ रहे हैं, ये पहले भी बहुत आरोप लगे उनको, खालिस्तानी, उनको पाकिस्तानी, उनको विदेशी फंडिंग। विनोद जी आवेश में कह गए होंगे, उसको गंभीरता से मत लीजिए भाई, आवेश में कह जाते हैं कभी कभी। ठीक है, लेकिन उसको पहले तो बाकायदा विनोद जी ने आवेश में कह दिया होगा गुस्से में। यही ऐसा नहीं किसी को पाकिस्तानी नहीं कह रहे हैं, बोला था यही अनिल विज जी थे। आज सिर्फ पंजाब, समस्या सिर्फ यही है कि सिर्फ पंजाब का किसान बैठा हुआ है। जिस दिन पूरे देश का किसान आंदोलित होगा उस दिन एमएसपी को कानूनी गारंटी मिल जाएगी और ठीक है, जो भी मांगे किसानों की पूरी होगी। लेकिन किसान जब तक वोटर नहीं है, सिर्फ किसान है,
क्योंकि हर चीज देश में वोट से तय होगी। ठीक है, ठीक है। अगर वोट है, मैं इसी मोड पर वोट की ताकत है तो आप सब बनवा सकते हैं। अगर वोट की ताकत ठीक नहीं है है साहब, तो आपकी कोई बात नहीं सुनी जाएगी। है सब ठीक है। मैं इसी मोड पर सुधीर चौहान है हमारे साथ, उत्तर प्रदेश और देश के किसानों के नेता हैं। नोएडा में जो चल रहा आंदोलन उसको सुधीर चौहान लीड कर रहे थे। हमारे साथ हैं सुधीर चौहान। ये हयात उमर साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये कह रहे हैं कि आप लोग वोट बचे नहीं, अब ताकत नहीं बची, अब ऐसे बैठे रहो, ठंडक में बैठे रहो, धूप में बैठे रहो, अब कुछ सुनने उनने वाला कोई नहीं है, और लाठी दो चार पड़ जाए तो इसमें कोई ताजुब नहीं है। सुधीर चौहान जी बिल्कुल, आजकल जो पूरा सिनेरियो है केवल वोट, यानी किसान पैदा हो, किसान के बच्चे पैदा हों, वो केवल मंत्री और संतरियों के लिए वोट डालते रहे, विधायक अपना काम करें नहीं, और विधायक और सांसद वहां पर बैठकर वहां पर लड़ाई करें। संसद में जब कानून बनाने की बात आए, बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है दोनों। एक हमारे, पहले तो मैं विनोद जी से एक बात बड़े शालीनता से कहना चाहूंगा। विनोद जी, अगर आप कहते हैं कि किसान राजनीति कर रहा है तो आप अपने राजनीतिक जो घोषणा पत्र है सबसे पहले उसमें किसान को निकाल दीजिए। कोई राजनीतिक पार्टी उसकी हिम्मत है जो ये बोलती है कि भाई हम राजनीतिक पार्टी से घोषणा पत्र से निकाल देंगे? 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी का चुनावी घोषणा पत्र 28 नंबर बिंदु पे जाके देख लीजिएगा, आपने एमएसपी की गारंटी दी थी। 2004 में जब कांग्रेस आती है तो वो एमएसपी की गारंटी देती है। ये किसान आपसे भीख नहीं मांगता, ये किसान की वोट का जब लेने का समय आता है तो आप घोषणा पत्रों में जो रेवड़ी बांटने की बात करते हैं, जहां किसान को आप ऋण माफी की बात करते हैं, नए नए सब्जबाग दिखाते हैं, उन्हीं घोषणा पत्रों को लेकर किसान आपके सामने आता है। और दूसरे जो हमारे बीजेपी के नेता बोल रहे थे कि किसानों को दिल्ली आने की क्या जरूरत है, किसानों को दिल्ली इसलिए आने की जरूरत है कि देश में एक राजधानी है, एक संसद है, और एक लोकसभा है और एक राज्यसभा है, वहां हमारे प्रधानमंत्री बैठते हैं। और जब विधायिका अपना काम करना बंद कर दें, वहां रोजाना अपने मुद्दों पे आप लड़ना बंद कर दें, आपस में आप ऐसी लड़ाई करते हैं, आप शर्म है आज देश का हर एक बच्चा, किसान का बच्चा और हर एक आदमी फू करता है ऐसी संसद के ऊपर, जहां एक दूसरे के ऊपर आप आरोप करते हैं, मारपीट करते हैं, और 5 मिनट में आपके नेता जाके अस्पताल में। कभी किसी ने सोचा है कि रोड के साइड में जो एक्सीडेंट होता है, किसानों के बच्चे या गरीब के मजदूर के बच्चे को कभी ऐसे बेड मिलता है जैसे आपके सांसदों को 5 मिनट के अंदर बेड मिल गए? देखिए, आप राजनीति आप लोग कराते हैं, ऋण माफी की बात राजनीतिक पार्टियां बोलती है, कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जो किसानों की सगी हो। लेकिन हाँ, पहले की जो पार्टी थी उन्होंने स्वामीनाथन आयोग बनाया, सीएसीपी की बात हुई, स्वामीनाथन आयोग ने एक फार्मूला सेट करा, उस फार्मूले सेट करने के बाद कुछ राज्यों में उसको दिया गया। लेकिन आज बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि जब भी किसान मूवमेंट करेगा, जब किसान दिल्ली की तरफ चलेगा, तभी किसान की बातों को संसद सुनेगी, तभी उनको एमएसपी की कमेटी बुलाएगी, वरना उनसे कोई वहां मिलने नहीं जाएगा। देखिए, एक प्रोएक्टिव अप्रोच, आप कभी पूंजीपतियों के लिए तो बड़ा टैक्सेशन में रिबेट करने की बात करते हैं, 30% का जो कॉर्पोरेट टैक्स होता था, आज आपने 25% कर दिया और इंडिविजुअल टैक्स 30% के दायरे में चला गया। लेकिन सुधीर चौहान, मैं रोक रहा हूं आपको, ये बड़ी अच्छी बात आपने कर दी कि पूंजीपतियों को तो सहूलियत मिल जाती, पूंजीपति तो नहीं बारिश में, धूप में, सर्दी में बैठते, बताओ उनको कैसे मिल जाती भाई? वो धैर्य रखते हैं। केवल वो चीजें देखिए, संविधान, विधान और जो चीजें 2013 के भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर आज हमारे टिकैत साहब की पंचायती 0 पॉइंट पे, जब 2013 का भूमि अधिग्रहण बिल समान रूप से पूरे देश में लागू है, सर्किल रेट का 4 गुना 2 गुना मुआवजा देना है, और 10-10 साल से आप सर्किल रेट बढ़ाएंगे नहीं। है कोई अधिकारी, है कोई गवर्नमेंट का अधिकारी, इनकी 10 साल पहले सांसद विधायकों की सैलरी देख लो, आईएएस पीसीओस की सैलरी अभी बढ़ा दी, भत्ता अभी बढ़ा दिया, ताजा, अभी हमें कोई दिखा रहा था 1.5 गुना हो गया अभी। हर एक भत्ता आपको चाहिए, और हर एक भत्ते को आप जाके लड़ाई करते हैं, आप एजिटेशन पे चले जाते हैं, और जब किसान वहां पे कहता है कि समान रूप से भूमि अधिग्रहण बिल लागू होना चाहिए, और ये जो नए नए संस्थान प्राधिकरण से आप जो जमीन लूटने का एक तंत्र जो आपने विकसित करा है कि आप समझौते के आधार पर जमीन लेंगे, आप भूमि अधिग्रहण बिल के आधार पर जमीन नहीं लेंगे, जहां पे आपको 20% का रिहेबिलिटेशन करना पड़ेगा और सर्किल रेट का 4 गुना मुआवजा देना पड़ेगा। ये जो मुद्दे और जिन मानकों पे आपने जमीन ली, जहां पर आप जमीन ले रहे हैं जिस क्षेत्र में, वहां पे सर्किल रेट बढ़ाएंगे, उनके पैसे बढ़ाएंगे, और जहां जमीन ले चुके हैं उनका रिहेबिलिटेशन पाले। ठीक है सुधीर चौहान, अब कंप्लीट करें, मेरे पास वक्त नहीं है, मैं खत्म करूंगा। आप ऐसे वक्त आते हैं कि चर्चा मुझे लगता है बढ़ानी चाहिए, और आप आते हैं लेट आजकल। एमएसपी नहीं दिया जा सकता, नहीं, एमएसपी दिया जा सकता है जब एमएसपी पे सारी खरीद होंगी। आप सरकारी तंत्र एमएसपी ले, और जो हमारी फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स है एमएसपी से लेकर आप वहां से खरीदारी करवाएं। जब एमएसपी पे आप खुली छूट मंडियों में जाके पूंजीपति लोगों को, एफएमसीजी के लोग ज्यादा मंडी से जाके माल उठाते हैं, उनको आप सरकारी तंत्र में लेके आइए। कोई भी सब असेंबली, कोई किसी, ठीक है सुधीर चौहान, मैं पूछता हूं, बहुत ऑथेंटिक व्यक्ति हैं, आधिकारिक व्यक्ति हैं विनोद आनंद, किसी कंपनी को दे दिया, आपकी सलाह विनोद आनंद सुन रहे हैं, लेकिन आज की विधायिका, ठीक है सुधीर चौहान, विधायिका अपनी प्रधानमंत्री का खो देती है,
कार्यपालिका अपनी प्रासंगिकता खो देती है, जब आंदोलन जन्म लेते हैं। सुधीर चौहान ठीक है, आप ठीक विचार है, कीजिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब विनोद आनंद चूंकि ऑथेंटिक व्यक्ति हैं और आधिकारिक रूप से एमएसपी कमेटी के सदस्य हैं, आपने कहा कि भाई ऐसे ऐसे एमएसपी दी जा सकती है, घोषणा पत्र भी याद दिलाया। विनोद जी बहुत जल्दी में, चूंकि मेरे पास अब मुश्किल से 40 सेकंड है, बहुत जल्दी में 40 सेकंड में इतना ही बात कहूंगा, ये सरकार जो कुछ भी करेगी किसानों के लिए ही कर रही है। एमएसपी की कानूनी गारंटी का संभावना ऐसा है कि जो एमएसपी हमें अनाउंस करेंगे उससे नीचे खरीदारी नहीं होगी, इसकी पूरी गारंटी है, इसकी पूरी गारंटी है। और पूरे जो सहकारिता का तंत्र है उसमें एक एक दाना खरीदा जाएगा जो शेड्यूल कमोडिटी है, जितना कहा जाएगा जिस हिसाब से, उस हिसाब से सारा काम किया जाएगा, जो भी वादे हैं वो पूरे किए जाएंगे। मुझे बस एक मेरी आपसे रिक्वेस्ट सुधीर है। जी आपने अपनी बात कह ली 40 सेकंड में। नहीं, मेरी बात मैं आपसे जब एक अरे निवेदन कर रहे हैं विनोद जी, निवेदन सुन लीजिए भाई। बाया गवर्नमेंट सहकारिता विनोद जी निवेदन कर रहे हैं, सुधीर निवेदन कर रहे हैं, निवेदन तो सुन लीजिए भाई। छोड़ दे खरीदने के लिए सुधीर जी, आपके हाथ में छोड़ दें, आपके हाथ में आपके छोड़ हाथ दें में नहीं, खरीदारी करने के लिए। जबरदस्ती चिल्लाइए मत। आप हो सकता है व्यापारियों को सस्ता अनाज मैंने बेचो, कहा भाया सरकार और व्यापारियों पूंजीपतियों को सस्ता लेके अनाज आइए। बेचो, और डायरेक्ट अमेरिका सस्ता अनाज आप भेजो। पूंजीपतियों को अरे मंडी हमारा में मुश्किल से उत्पादन एमएसपी देने करता का। है। देखिए, आप चिल्लाने से कुछ नहीं होता, किसान मुझका चिल्लाने से कुछ नहीं होता। ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है विनोद जी, ठीक है, ओके विनोद जी, विनोद जी मैं किसी दिन अलग दो लोगों की डिबेट करा दूंगा, सुधीर और विनोद जी की, सुधीर चौहान और विनोद जी की अलग डिबेट में करा दूंगा किसी दिन। ठीक है, मैं दोनों से ये वादा करता हूं। ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक है। आप भूल जाइए किसान नेता थे, जो आपने आंदोलन से जन्म लिया। आपने आपको आप जो भी कर सकते हैं आप कर लीजिए। आप केवल वो बातें करेंगे तो सरकार आपसे करवाएगी। नहीं चलेगा। अरे नहीं, आप ठीक केवल वो बोलेंगे तो नहीं सरकार चलेगा, नहीं सुनेगा आपकी बात। आपने सूट पहन लिया था, मान लीजिए मेरी बात। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है बिल्कुल टाइम मेरे पास है नहीं, मैं अफोर्ड कर नहीं पाऊंगा। सुधीर चौहान, नवनिहाल सिंह, विनोद आनंद, डॉक्टर अपूर्व सिंह, हयात उमर, रुस्तम मोरिंडा और तमाम उन दर्शकों का बहुत आभार जिन्होंने इस कार्यक्रम को देखा। मुझे लगता है हीट मोमेंट आ ही जाता है, पिछली दफ़ा भी यही हुआ था। सुधीर चौहान और विनोद आनंद के बीच मामला कुछ फंस गया है। नमस्कार।